हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको इस चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण जो हमारा चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है उसे कहते हैं, और प्राकृतिक संसाधन अर्थात जो हमारी प्रकृति में उपलब्ध है, जो पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं, उन संसाधनों की बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले पर्यावरण के बारे में समझ लेते हैं। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है परि अर्थात ऊपरी, प्लस आवरण अर्थात वह आवरण जो वनस्पति तथा जीव जंतुओं को ऊपर से ढके हुए है। अर्थात हमारे चारों तरफ जो पृथ्वी के अंदर जो हमारा चारों तरफ को इस आवरण को जो आवरण से ढका हुआ है, चारों तरफ जो ढका हुआ है उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। इसके अंदर हम भी आते हैं, जीव जंतु वनस्पति सभी कुछ आ जाती है। अब प्राकृतिक संसाधन से इसका क्या तात्पर्य है? प्रकृति से प्राप्त मनुष्य के उपयोग के साधन। मानव जीवन का अस्तित्व प्रगति एवं विकास संसाधनों पर निर्भर करती है। आदिकाल से मनुष्य प्रकृति से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता रहा है। वास्तव में संसाधन वे हैं जिनकी उपयोगिता मानव के लिए हो। अब प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझ रहे हैं? जो मतलब प्रकृति में जो उपलब्ध हैं, जो ऐसे संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिनके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं और उपयोगिताओं को महत्वपूर्ण सिद्ध करते हैं। अब आगे बात करते हैं विश्व में पर्यावरण प्रदूषण के उत्तरदायी कारक। अब जब हमारा वातावरण है तो इसे हम प्रदूषित भी कर रहे हैं, और इसके उत्तरदायी जो कारण है वो क्या है? तो सबसे पहला है जनसंख्या वृद्धि। अर्थात जब हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारे प्रदूषण के कारण भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसके कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। दूसरा है वनों की कटाई, मतलब जनसंख्या बढ़ने से उनके रहने के लिए जो वनों की कटाई की जा रही है वह भी पर्यावरण प्रदूषण का उत्तरदायी कारक है। उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा अर्थात नेचुरलिटी को त्याग कर, मतलब मानव जो है वो डिजिटल युग की तरफ जो प्रोत्साहित हो रहा है, उसके कारण भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन की भी अत्यधिक आवश्यकता होगी। औद्योगिकरण को बढ़ावा, परिवहन के अत्यधिक साधन, ये सभी पर्यावरण प्रदूषण के उत्तरदायी कारक हैं। अब पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण के उपाय, अर्थात हम किस प्रकार से पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। पहला पॉइंट है जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा है वन संरक्षण, तीसरा है पर्यावरण मित्र तकनीक का प्रयोग, चौथा है प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित प्रयोग, पांचवा है परिवहन के सार्वजनिक साधनों का प्रयोग। जन जागरूकता कार्यक्रम, अर्थात जनता को इस प्रकार जागरूक करो कि वह पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाए। अंतिम है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें ऐसे कार्यक्रमों का उल्लेख करना चाहिए या ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना चाहिए जिसकी वजह से पर्यावरण का संरक्षण हो सके। अब नेक्स्ट पॉइंट है लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक। अब ये एक पुस्तक है जिसका नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ। ये क्या है? वैश्विक मामलों में सरोकार रखने वाले विद्वानों के एक समूह ने, जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम, अर्थात जो क्लब ऑफ रोम के नाम से एक समूह है विद्वानों का, उसने 1972 में एक पुस्तक जिसका नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ लिखी। और इस पुस्तक में बताया गया कि जिस प्रकार से दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार संसाधन कम होते जा रहे हैं। और ये पुस्तक प्रकाशित की गई है यूनेप द्वारा, अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इस पुस्तक को विमोचन किया गया, अर्थात जारी किया गया है। और बताया है कि इस पुस्तक में कि जनसंख्या बढ़ने से हमारे प्राकृतिक संसाधनों में कमी होती जा रही है, जिससे कि वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। अब वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए और संपूर्ण राष्ट्र को या विश्व में ऐसा संदेश दें कि मतलब हमारा जो वातावरण है चारों तरफ का, उसे प्रदूषित होने से हम बचाएं। किस प्रकार के हमें मतलब ऐसे कार्यक्रम बनाने चाहिए या ऐसे नियम होने चाहिए जिससे कि हम वातावरण को प्रदूषित होने से बचा सके। तो इसके लिए एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम था रियो सम्मेलन, अर्थात पृथ्वी सम्मेलन। रियो सम्मेलन को ही पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है।
1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन जो कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो नगर में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है और इस सम्मेलन में 170 देश और हजारों स्वयंसेवी संगठन जो कि एनजीओ हैं और अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया। अब यह सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। और कहाँ हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और रियो के नाम से ही ये सम्मेलन प्रसिद्ध है। और इस सम्मेलन में 170 देशों ने भाग लिया और हजारों स्वयंसेवी संगठन भी थे और बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी थी। अब इस सम्मेलन की क्या विशेषता थी और इसका क्यों महत्व है? पहला पॉइंट है, पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकार को इसी सम्मेलन में राजनीतिक दायरे में ठोस रूप मिला। मतलब ये पर्यावरण की शुद्धता के लिए जो प्रयास में उठाया गया जो कदम था, वो पहला कदम यही था, पहला था ये रियो सम्मेलन। और इसी के जरिए मतलब संपूर्ण विश्व को जागरूक किया गया कि हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है और उसे प्रदूषण से बचाने के लिए हमें कौन से कार्यक्रम करने चाहिए। दूसरा पॉइंट है, रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश अर्थात उत्तरी गोलार्ध तथा गरीब और विकासशील देश यानी दक्षिणी गोलार्ध पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के पैरोकार हैं। अब इसमें जो मेन जो बातें बताएगी वो आगे वाली स्लाइड में है। इसमें कहा गया कि उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत को नुकसान और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर थी, जबकि दक्षिणी देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्तों को सुलझाने के लिए ज्यादा चिंतित थे। अब इसमें बताया गया कि जो उत्तरी देश थे जो कि विकसित थे, उन लोगों को मतलब यह चिंता थी कि हमारी जो ओजोन परत है जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है उसे नुकसान पहुंच रहा है। और जो ग्लोबल वार्मिंग है अर्थात जो वातावरण में जो गैसें मौजूद हैं जिनका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है, वे गैसें ज्यादा बढ़ रही हैं। लेकिन जो दक्षिणी देश थे जो विकासशील देश थे उनका मतलब जो मेन मोटिव था वो था आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्तों को सुलझाने के लिए वे ज्यादा चिंतित थे। इस सम्मेलन में कहा गया कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए जाने चाहिए। और इसमें एक नियमों को लेकर एक एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए। अर्थात जो इसमें नियम बनाए गए और विकास के जो तौर तरीके सुझाए उसे नाम दिया गया एजेंडा 21। इसी सम्मेलन में टिकाऊ विकास का तरीका सुझाया गया जिसमें ऐसी विकास की कल्पना की गई कि जिसमें विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचे। इसे धारणीय विकास भी कहा जाता है। अब एजेंडा 21 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि विकास का तरीका ऐसा हो जिसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे। इसकी आलोचना भी की गई। इसमें कहा गया कि एजेंडा 21 में पर्यावरण पर कम और विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट की चेतावनी। अब जो एजेंडा 21 जारी किया गया उसके बारे में जो अवन कॉमन फ्यूचर था उसकी रिपोर्ट दी गई और उसकी चेतावनी दी गई कि 1987 में आई इस रिपोर्ट में जताया गया कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके भविष्य में टिकाऊ साबित नहीं होंगे। अब पर्यावरण को लेकर विकसित और विकासशील देशों का क्या रवैया था? तो विकसित देशों का क्या रवैया था? वे चाहते थे कि उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो। और विकासशील देशों का क्या रवैया था? उनका यह तर्क था कि विश्व में पारिस्थितिकी को नुकसान अधिकांशतया विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज्यादा उठानी चाहिए। इसके अलावा विकासशील देश अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जरूरी है कि उन पर वे प्रतिबंध नहीं लगे जो विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। साझी संपदा। साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे मैदान, कुआं या नदी। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष भी शामिल है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए, जैसे पहला था अंटार्कटिका संधि जो कि 1959 में संपन्न की गई। दूसरा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में हुआ और अंतिम था अंटार्कटिका पर्यावरणीय प्रोटोकॉल जो कि 1991 में हो चुका था। तो बच्चों इसी के साथ इस चैप्टर की जो नोट्स थे जिसका पहला पार्ट था वो यहीं संपन्न होता है। दूसरा पार्ट लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे।
अगली क्लास का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए अलविदा।